Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. We were discussing the topic bolted connections. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far we've discussed an introduction to IS 800-2007, what are bolted connections, what is pitch, gauge, edge and end distances, and how to design an ordinary bolt. In this lecture, we'll be discussing about the tensile strength of plates. When we talk about the tensile strength of plates, we refer to the clause 6.3.1. प्लेट्स जनरली जो होती हैं वो टेंशन में होती हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं. तो जब आप प्लेट को टेंशन में स्टडी करते हैं तो हम कौन से क्लॉज पे आएंगे? 6.3.1 ऑफ IS 800-2007. तो ये क्लॉज क्या बोलता है? द डिजाइन स्ट्रेंथ इन टेंशन ऑफ अ प्लेट. अब इस डिजाइन स्ट्रेंथ को क्या वैल्यू दे रहा है? TDN. सो डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स इन टेंशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? TDN as governed by rupture of net cross-sectional area AN at the holes is given by TDN is equal to 0.9 AN FU by gamma M1. तो वो कह रहा है कि जब आप टेंशन की बात करते हो प्लेट्स में तो कौन गवर्न करता है, कौन डिसाइडिंग फैक्टर होता है? डिसाइडिंग फैक्टर होता है रप्चर ऑफ नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो सबसे पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना होगा. फिर हम देखेंगे कि कौन सा नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेगा? फेल करेगा, रप्चर करेगा. तो उसके हिसाब से आप क्या निकाल सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला बोलता है TDN is equal to 0.9 into AN into FU upon gamma M1. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है हमारे लिए? AN. तो अगर आपको TDN कैलकुलेट करना है तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा? नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया AN कैलकुलेट करना होगा. FU क्या है? FU is the ultimate stress of the material. जो भी प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस है, उसको हम ये बोल सकते हैं FU. गामा M1 हमें टेबल 5 से मिलेगा एंड इट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट अल्टीमेट स्ट्रेस. तो ये हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के टेबल 5 से ऑब्टेन हो जाएगा गामा M1 की वैल्यू विच इज मोस्टली इक्वल टू 1.25. 0.9 एक कांस्टेंट है तो ये ऐसी ही रहेगी वैल्यू. तो हम देख सकते हैं कि जो TDN है, TDN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AN. अगर AN इंक्रीज करेगा तो मतलब आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हमें मैक्सिमम नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्टेन करना है जब भी हम प्लेट को डिजाइन कर रहे हैं. तो हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि AN हमारे पास मैक्सिमम हो ताकि टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए. अब AN नेट इफेक्टिव एरिया है. नेट इफेक्टिव एरिया जो है या नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप इसको दोनों नाम से बोल सकते हैं, कोड दोनों नाम से बोल रहा है. इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं? इसी क्लॉज में कोड बोलता है कि इसको आप ऑब्टेन कर सकते हैं AN is equal to B minus NDH plus summation of PSI square अपॉन 4GI. तो यहाँ पे इंटू T. तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज क्या है? B is the width of the plate. जो भी आप प्लेट यूज कर रहे हैं इसकी width क्या है? N क्या है? N are the number of bolts, bolt holes in the critical section. जो भी आप सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन पे बाद में आते हैं, पर जितने भी आप सेक्शंस कंसिडर कर रहे हैं उनमें कितने बोल्ट होल्स हैं. जैसे कि अगर हम इस सेक्शन की बात करें जो जिगजैग फॉर्म में चल रहा है तो 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे कितने बोल्ट होल्स हैं? 5. तो n की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल टू 5. DH is the diameter of the bolt hole. Diameter of the bolt hole, जो भी आपके पास बोल्ट है उसमें अगर आप 2 mm ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाता है? DH आ जाता है. पर अगर हमें एक्चुअल में DH की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम टेबल 19 को रेफर करते हैं जहाँ पे हमें क्लियरेंस के बारे में बताया जाता है. तो हम यहाँ पे बोल्ट होल के डायमीटर के लिए क्या करेंगे? सिंपली 2 mm ऐड कर देंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 16 mm का डायमीटर है बोल्ट का तो हम उसका बोल्ट होल का कैसे डायमीटर कैलकुलेट करेंगे? प्लस 2 mm विच विल बी इक्वल टू 18 mm. तो सिंपली आप
बोल्ट होल का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आती है PS की बात, PS आई स्क्वायर। समेशन ऑफ आई का क्या मतलब है? समेशन ऑफ आई का मतलब है कि जितनी बारी भी आप ये डायगनली मूव करेंगे, जैसे आप सेक्शन सिलेक्ट करते हैं और आपने कोई ऐसा सेक्शन सिलेक्ट करा है जहाँ पे आपको डायगनल मूव करना है, टेढ़ा मूव करना है, तो उस केस में आप जो गेज है और जो पिच है उसको ऑब्टेन करेंगे, उसको पता करेंगे और उसके हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नेट इफेक्टिव एरिया। तो जितनी बारी भी आप ये ऐसे डायगनली मूव कर रहे हैं उतनी बारी आपको क्या करना होगा? समेशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं 1 2 3 4 बार डायगनली मूव कर रही हूँ, मतलब राइट एंगल में नहीं मूव कर रही। व्हाट इज राइट एंगल? अगर मैं सीधे ऐसे मूव करूं, ये मेरा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस के 90 डिग्री पे जब मैं मूव करती हूँ, 90 डिग्री कब फॉल हुआ? ये वाला। तो जो ये रेड लाइन के अलोंग अगर मैं मूव कर रही हूँ, तो मतलब अगर ये मेरा क्रिटिकल सेक्शन में फॉल कर रहा है तो आपको ये PSI ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्टैगर्ड पिच, PS क्या है? स्टैगर्ड पिच। तो यहाँ पे तो आप सीधे सीधे नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई स्टैगरिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप PSI नहीं ऐड करेंगे। बट अगर आप 90 डिग्री के अलावा, ये 90 डिग्री है स्ट्रेस से, इसके अलावा आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको स्टैगर्ड पिच को ऑब्टेन करना होगा और उसके स्क्वायर को डिवाइड करना होगा बाय 4 GI। GI क्या है? जो नेक्स्ट बोल्ट होल है उससे कितना गेज डिस्टेंस है आपका। सो गेज लेंथ बिटवीन द बोल्ट होल्स एज शोन इन फिगर 5। तो ये इमीडिएट बोल्ट होल्स है। अगर आप देखें तो इन दो बोल्ट होल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको आप क्या लेंगे? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है तो उसे हम पिच बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है तो उसे हम गेज बोलते हैं। तो PS इज द पिच एंड G इज द गेज डिस्टेंस। आप जितनी बार मूव करेंगे आप उतनी बार उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एंड T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में अभी समझेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल। तो इसकी हेल्प से आपने क्या कैलकुलेट करना है? नेट इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करना है। जैसे ही आपका नेट इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट हो जाता है, हम सिंपली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे ऑन कैलकुलेटिंग द नेट सेक्शनल एरिया। AN कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो नेट सेक्शनल एरिया क्या है? नेट सेक्शनल एरिया सिंपली बोलता है कि the net sectional area of a tension member is the gross sectional area of the member minus the sectional area of the maximum number of holes। तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस हमने बनाए हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये डिफरेंट टाइप की बोल्टिंग्स है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो चेन बोल्टिंग, स्टैगर्ड बोल्टिंग, डायमंड बोल्टिंग, स्टैगर्ड डायमंड। तो अगर हम सेक्शन 1 को देखें तो इस पर्टिकुलर क्रिटिकल सेक्शन पे या सेक्शन 1 पे आपके पास कितने बोल्ट होल्स आ रहे हैं? 2 बोल्ट होल्स आ रहे हैं। तो वो क्या बोलता है? वो कहता है कि जो भी टोटल सेक्शनल एरिया है, टोटल सेक्शनल एरिया कैसे आएगा? जो टोटल थिकनेस होगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो टोटल सेक्शनल एरिया है। अब इस सेक्शनल एरिया में अगर मैं बोल्ट होल्स माइनस कर दूं, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम ये बोल्ट होल्स को माइनस करते हैं तो क्या होगा? ये वाला एरिया आप कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हमने बोल्ट होल बना दिया, आप ये वाला एरिया नहीं कंसिडर करेंगे। तो जो सिर्फ येलो शेडेड एरिया बचा है हमारे पास, उसी को हमने कंसिडर करना है कैलकुलेशन के लिए। तो उसी को बोला जाता है नेट सेक्शनल एरिया। जब आप बोल्ट होल्स का एरिया क्या कर दे रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया बोल्ट होल्स का एरिया। So the presence of holes reduces the strength of the tension member. Obviously, क्योंकि पहले कितना एरिया था हमारे पास? पहले हमारे पास जो टोटल सेक्शनल एरिया था वो था जो भी ये विड्थ है हमारी प्लेट की इनटू द थिकनेस, जो भी थिकनेस आ रही है। तो टोटल सेक्शनल एरिया कितना हो गया? B इंटू T। तो टोटल सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू B इंटू T।
तो टोटल सेक्शनल एरिया ये हो गया। अब नेट जब मैंने किया कैलकुलेट तो मैंने क्या किया, बी टी में से क्या माइनस कर दिया, नंबर ऑफ बोल्ट होल्स। बोल्ट होल्स का क्या साइज है, डी एच, एक बोल्ट होल का साइज है डी एच, इसको यहाँ लिख सकती हूँ मैं, इनटू कितना, थिकनेस भी तो होगी, कुछ कुछ विड्थ थिकनेस भी है, तो इनटू टी। तो मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ बी माइनस एन डी एच इंटू टी। तो ये हो गया मेरे पास नेट सेक्शनल एरिया। तो जब आपने नेट सेक्शनल एरिया किया तो आपने कुछ रिडक्शन करा, कुछ माइनस किया। तो मतलब अगर मैं इसको बोलूं ए और इसको बोलूं ए एन, तो मैं देख सकती हूँ कि ए इज ग्रेटर देन ए एन। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि टी डी एन मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है प्लेट की, वो किस पे डिपेंड करती है, ए एन पे डिपेंड करती है। अगर ए एन कम है तो मतलब टी डी एन भी क्या है, कम है। ए एन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए एन डिपेंड कर रहा है कि कितने ज्यादा आपके पास बोट होल्स है। अगर ये नंबर ऑफ होल्स बढ़ते हैं, ये ध्यान से देखिए, अगर मैं नंबर ऑफ होल्स बढ़ा रही हूँ तो ए एन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आप माइनस करते जा रहे हैं उस वैल्यू को। तो अगर मैं इस सेक्शन 4 की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 4 बोल्ट होल्स हैं और सेक्शन 2 पे मेरे पास 2 बोल्ट होल्स हैं। तो नेट एरिया अगर सिर्फ हम इन्हीं सेक्शंस को इंडिपेंडेंटली कंसिडर करें तो क्या होगा, सेक्शन 4 का नेट एरिया कम होगा, क्योंकि आप 4 बोल्ट होल्स को माइनस कर रहे हैं। और वैसे ही अगर मैं इंडिपेंडेंटली सेक्शन 2 को कंसिडर करूं तो यहाँ पे 2 बोल्ट होल्स हैं, तो इसका नेट एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितने ज्यादा बोल्ट होल्स होंगे उतनी ज्यादा जो है आपकी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा बोल्ट होल्स एक पर्टिकुलर सेक्शन में ना अकर करें। उसी को अवॉइड करने के लिए, इसी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम ये डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स यूज करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। सो अब आते हैं स्टैगर्ड बोल्टिंग पे। हमने देखा था कि जो स्टैगर्ड बोल्टिंग है उसको हम बेस्ट पैटर्न बोल रहे थे लास्ट लेक्चर में। लास्ट टाइम जब हमने ये डिस्कस किया था तो हमने इसको बेस्ट पैटर्न बोला था। अब क्यों बोला था वो देखते हैं। Staggering of bolts results in maximizing the net cross sectional area। जो net cross sectional area है वो बढ़ जाता है अगर आप बोल्ट्स को स्टैगर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला है बी माइनस एन डी एच इन प्लस summation of PS square upon 4G into T। तो जब आप स्टैगरिंग कर रहे हैं तो स्टैगरिंग करने की वजह से मैं कुछ इसमें क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। अगर सिंपल बोल्ट होल्स थे तो मैं क्या कर रही थी, माइनस कर रही थी। पर जैसे ही हम स्टैगरिंग कर देते हैं अपने बोल्ट होल्स की तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। तो हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया को। कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से, जो आप देख सकते हैं कि हम कुछ एडिशन कर रहे हैं। If the amount of stagger is small enough, the influence of an offset of hole may be felt by a nearby cross section and fractures along an inclined path। अगर आपने सिंपल स्टैगरिंग नहीं करी है या स्टैगरिंग अगर करी भी है और वो काफी पास पास है, तो क्या है, चांसेस हैं कि जब आपका सेक्शन फेल करे तो आपका सेक्शन कैसा फेल करे, इस तरीके से कुछ जिगजैग पैटर्न फॉलो करके फेल करे, कुछ इस तरीके से फेल करे। मतलब ये डायगोनल के अलोंग मूव कर रहा है। और ये कब हो सकता है, जब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, जो ऑफसेट है, जो ये डिस्टेंस है वो क्या हो, कम हो, पिच कम हो, तभी आपका एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से इन्फ्लुएंस होगा। तो if the amount of stagger is small enough, the influence of an offset of hole may be felt by the nearby cross section and fracture along an inclined path। The area to be deducted, कौन सा एरिया आपने माइनस करना है, इज द सम ऑफ द सेक्शनल एरिया ऑफ ऑल होल्स इन द चेन ऑफ लाइंस एक्सटेंडिंग प्रोग्रेसिवली अक्रॉस द मेंबर। तो अब अगर आप देखें तो इस लाइन का क्या मतलब है कि आपके पास ये मेंबर था और टेंशन कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो हम कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं अपने जो
क्रॉस सेक्शनल एरियाज है, हमारे पास दो डायरेक्शंस है, एक तो पैरेलल टू द टेंशन है, एक परपेंडिकुलर टू द टेंशन है। तो हम जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज ले रहे हैं वो किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द टेंशन, मतलब अक्रॉस द विड्थ, इसके अलोंग ले रहे हैं, विड्थ के अलोंग ले रहे हैं प्लेट के। तो इस लाइन का ये मतलब है। अब बोलता है फॉर एवरी लाइन दैट एक्सटेंड्स between holes in a direction other than the right angle to the direction of stress। अब right angle to the direction of stress अभी हमने डिस्कस किया था, ये है right angle to the direction of stress जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अलावा, इस डायरेक्शन के अलावा अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम डायगनली जा रहे हैं, हमें कौन से राइट एंगल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। इसके अलावा अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मुझे क्या ऐड करना होगा, पी स्क्वायर टी बाय 4g। अगर मैं इस टी को अंदर ले आऊं तो मेरे पास यही फॉर्मूला बनेगा। तो पी स्क्वायर टी बाय 4g मैं ऐड कर रही हूँ हर बार जब भी मैं डायगनली मूव कर रही हूँ। तभी तो हम मैक्सिमाइज कर रहे थे नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। द चेन ऑफ लाइंस शुड बी चोजन सो एज टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम डिडक्शंस। अब हमें एक ऐसी लाइन चूज करनी है जहां पे डिडक्शंस क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, मतलब जहां पे मैक्सिमम बोल्ट हो जा रहे हैं, ताकि हम वो सेक्शन चूज कर सकें जिसमें मिनिमम स्ट्रेंथ है। मिनिमम स्ट्रेंथ से ही तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्लेट है उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे वीकेस्ट है, और हम उसी स्ट्रेंथ के हिसाब से लोडिंग करेंगे उसमें। While designing tension members, we try to provide a large net area। हम ढूंढ तो वो वाला सेक्शन रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम बोल्ट्स हैं, पर उसमें भी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो नेट एरिया है ए एन की वैल्यू जो है वो हम क्या कर सके, मैक्सिमम दे सके, क्योंकि ए एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डी एन, और वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा अगर आप ए एन क्या रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे। Hence, wherever more than one rows of bolts is provided, the bolts are staggered। तो जब भी आप एक से ज्यादा रो प्रोवाइड करते हैं बोल्ट्स की, आप क्या प्रोवाइड करते हैं, साथ में स्टैगरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमने देखा कि स्टैगरिंग को बेस्ट क्यों बोला जाता था, क्योंकि वो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको मैक्सिमाइज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। Let's start with the numerical. Determine the effective net area for the 300 IFS 8 mm sections shown in figure. The plates of grade FE 410 are connected using M18 bolts of grade 4.6. The gusset plate used is 12 mm thick. So हमें क्या क्या given है, हमें given है कि जो प्लेट है उसकी विड्थ, तो B बोल सकते हैं वो कितनी है, 300 mm। यहाँ पे हमें लिखा है 300 IFS 8 mm, और उसकी थिकनेस कितनी है प्लेट की, तो उसको मैं T1 बोल रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 8 mm। अगर आप देखें तो गसेट प्लेट, जो गसेट प्लेट है उसकी थिकनेस को अगर हम 2 mm T2 बोलें तो दैट इज इक्वल टू 12 mm। तो हमें दो प्लेट्स दी हैं जिनकी थिकनेसेस कितनी है, 8 mm और 12 mm। बोल्ट का साइज जो हमें गिवन है दैट इज नॉमिनल डायमीटर इज 18 mm। कैसे, क्योंकि हमें M18 बोल्ट दिया है, FU हमें दे रखा है 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि FE 410 ग्रेड की हमें प्लेट्स बोला है यूज करने को। FUB जो है दैट इज इक्वल टू 400, क्योंकि हमारे पास जो बोल्ट का ग्रेड है दैट इज 4.6। तो ये डेटा हमें गिवन है क्वेश्चन में, और हमें गिवन है कि जो पिच है, स्टैगर्ड पिच इज इक्वल टू 65 mm, और जो स्टैगर्ड गेज लेंथ है दैट इज इक्वल टू 75 mm। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें गिवन है। अब स्टेप 1 इज टू सिलेक्ट द वेरियस सेक्शंस जहां पे फेलियर हो सकते हैं। तो हम उन सेक्शंस को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ वो है ये वाला, जहां पे इस पॉइंट पे जो आपका अलोंग दिस लाइन, इसको मैं बोल सकती हूँ 1 1। तो सेक्शन 1 1 के अलोंग हमारा जो प्लेट है वो क्या कर सकती है, फेल कर सकती है। तो इसको मैंने बोल दिया सेक्शन 1 1। अब हमें पता है एज पर क्लॉज 6.2.1 हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है,
ए एन की वैल्यू मतलब नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू है बी माइनस एन टाइम्स डी एच प्लस summation of PSI upon 4GI और होल इनटू T. T is the minimum thickness. अब ये important है, यहाँ पे सिर्फ T लिखा है पर T कौन सा होता है? मिनिमम थिकनेस. अगर आप देखें आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक 8 mm की है, एक 12 mm की है, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है? 8 mm की. सो T मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास? इक्वल टू 8 mm. तो पहले तो हमने T मिनिमम समझ लिया. अब जो सेक्शन 1 मैंने सिलेक्ट करा है, अगर मैं अपने एरिया को बोलूं ए एन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 1 से. 1 मतलब मैं किस सेक्शन की बात कर रही हूँ? सेक्शन 1 की बात कर रही हूँ. तो हम अपने नेट एरिया में भी उसको इंक्लूड कर देते हैं सेक्शन के नाम को, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा एरिया किस सेक्शन का है. तो इस सेक्शन में अगर आप देखें तो कोई भी डायगोनल डायरेक्शन में हम अपने इस पाथ पे नहीं जा रहे हैं. सारा ये पाथ जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस. ये डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है और हमारा पाथ क्या है? 90 डिग्रीज पे है टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस. तो मैं सिंपली क्या बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ कि PSI 1 के केस में कितना है? इक्वल टू 0 है. तो अब लिखते हैं इसको. B कितना है? B इज 300 mm माइनस N. अब अगर हम N की बात करें तो N आर द नंबर ऑफ बोल्ट्स. तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने फॉल कर, बोल्ट होल्स इस सेक्शन में कितने फॉल कर रहे हैं? 1 और 2. सो N की वैल्यू कितनी होगी? N इज इक्वल टू 2. अब सिमिलरली DH हमें कोड बोलता है कि जो भी नॉमिनल डायमीटर है बोल्ट का, उसमें क्या ऐड कर दो? 2 mm ऐड कर दो. तो हमने क्या कर दिया? 18 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 20 mm. सो 300 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 8 mm. 8 mm क्यों? क्योंकि T मिनिमम इज इक्वल टू 8 mm. तो मेरे पास आता है 2080 mm स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू AN11. तो हमने जो फर्स्ट सेक्शन सिलेक्ट किया था उसके अलोंग मेरे पास इफेक्टिव एरिया, नेट इफेक्टिव एरिया कितना आया? 2080 mm स्क्वायर. अब सिलेक्ट करते हैं सेकंड सेक्शन. तो मैं इस सेक्शन को ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से. ये यहाँ से मैंने इस सेक्शन को मूव कराया, यहाँ पे एक डायगोनल पाथ लिया हमने और फिर ये सेक्शन स्ट्रेट नीचे चला गया इस तरीके से. ऐसे भी हमारा प्लेट जो है वो फेल कर सकती है. इस सेक्शन को मैं बोल रही हूँ 2 2. तो आप देख सकते हैं अगर मैं बोल्ट्स को नाम दे दूं तो A B और C, या फिर इसे हम C बोल सकते हैं और इसे D, या और सिंपल कर देते हैं. दिस इज A एंड B, दिस इज C एंड D, ताकि हमें रो वाइज याद रहे. सो हमारे पास सेक्शन है 2ACD2. तो मैं बोल सकती हूँ सेक्शन 2 भी बोला जा सकता है इसको. मैंने नाम दिया है सेक्शन 2 पर हमने सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए लिया है ये कौन से बोल्ट से पास कर रहा है? ये ACD बोल्ट से पास कर रहा है. तो अब AN की वैल्यू फिर से लिखते हैं. AN2-2 लिख सकती हूँ मैं इसको. दैट इज B माइनस N टाइम्स DH प्लस समेशन ऑफ PSI का स्क्वायर अपॉन 4GI होल इनटू T. और T कौन सा है? T मिनिमम. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पाथ पे कितने बोल्ट होल्स आ रहे हैं? बोल्ट होल्स हैं 3, A D और C. तो मैं बोल सकती हूँ N इज इक्वल टू 3. N इज इक्वल टू 3. DH तो वही रहेगा जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू 20 mm. अब बात आती है PSI की. अगर आप ध्यान से देखें इस पाथ को तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है, डायरेक्शन है स्ट्रेस का, उससे ये कुछ एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है. 90 डिग्री नहीं है, मतलब हम कोई डायगोनल पाथ पे जा रहे हैं. सिंपली अगर हम देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि हम एक डायगोनल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो हमारे पास PSI की कुछ वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू कितनी होगी? या ये हो जाएगा आपके पास पिच की वैल्यू, तो PS की वैल्यू, और ये हो जाएगी हमारे पास G की वैल्यू जो हमें G रिक्वायर्ड है.
तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये दे रखा है PSI दिया है इक्वल टू, या PS दिया है इक्वल टू 65 mm। यहाँ पे हमें मेंशन कर रखी है ये डायमेंशन, और हमें G की वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है इक्वल टू G इज इक्वल टू 75 mm। अब हम कितनी बार मूव कर रहे हैं डायगनली, हम सिर्फ एक बार मूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, AN22 विल बी इक्वल टू, B की वैल्यू है 300 mm माइनस N इज 3 इंटू DH इज 20 प्लस PSI। क्योंकि मैं एक ही बार डायगनल डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो मैं एक ही बार इसको ऐड करूंगी, विच विल बी इक्वल टू 65 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 75 होल इंटू 8 mm। सो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 2032.6 mm square. So I can write AN22 is equal to 2032.6 mm square. तो ये आ गया मेरे पास नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया अलोंग पाथ 2 अब सेक्शन देखते हैं, या सेक्शन 2 अब एक और सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 3 तो सेक्शन 3 मैंने सिलेक्ट किया है अलोंग दिस पाथ। यहाँ से हम चले इस से बोल्ट ए से, फिर बोल्ट ए से मैं बोल्ट सी पे आई, बोल्ट सी पे मैं इस बोल्ट पे आई, फिर इस बोल्ट से मैं यहाँ गई, और फिर हम इस डायरेक्शन में नीचे को आ गए। तो अपनी ईज के लिए मैंने इन बोल्ट्स को नाम दे दिया है ई और एफ। तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि मैं कौन कौन से बोल्ट से क्रॉस कर रही हूँ। हम 3 से चले, 3 से हम, या फिर सिंपली बोल्ट्स के नाम लिखते हैं ए, सी, ई एंड एफ। तो इन 4 बोल्ट से मैं क्रॉस कर रही हूँ, और इस पाथ का नाम क्या दिया है हमने, 3 जो ग्रीन कलर का पाथ है। तो इस केस में अगर मैं AN कैलकुलेट करना चाहूँ तो फिर से हम लिख सकते हैं वैल्यूज। N कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ बोल्ट्स आर 4। अगर आप देखें 1 2 3 4। फिर हमारे पास DH की वैल्यू वही है, DH विल बी इक्वल टू 20 mm। PSI की वैल्यू इज इक्वल टू 65 mm क्योंकि कांस्टेंट है, और G की वैल्यू किसके इक्वल है, G की वैल्यू है 75 mm के इक्वल। तो जब मैं इस फॉर्मूला को लिखने जाती हूँ तो आई कैन राइट AN33 इज इक्वल टू 300 माइनस 4 टाइम्स 20, क्योंकि 4 बोल्ट्स हैं और DH कितना है 20 प्लस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप कितनी बार इसको ऐड करेंगे, एक बार, एक डायगोनल आपने मूव किया तो 1 टाइम, सेकंड डायगोनल आप मूव कर रहे हैं 2 टाइम, थर्ड डायगोनल आप मूव कर रहे हैं 3 टाइम। अगर इन सब की वैल्यूज डिफरेंट होती, पिच और हर डायगोनल में पिच और गेज की वैल्यू डिफरेंट होती, तो मैं इसको 3 अलग अलग बार लिखती। जैसे कि मैंने लिखना था 65 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 75, कितने बारी, 3 बार। पर क्योंकि यहाँ पे सेम वैल्यू है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इंटू 3। ये मैं इंटू 3 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं 3 बार डायगोनल में मूव कर रही हूँ। अगर हम यहाँ पे लिखें तो एक बार मैं यहाँ मूव करी डायगोनल में, सेकेंड टाइम यहाँ पे, और थर्ड टाइम यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इंटू 3। और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 8 mm से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल वैल्यू आती है आपके पास 2098 mm स्क्वायर। तो नेट एरिया कितना हो गया, 2098 mm स्क्वायर। सो AN at 33 is equal to 2098 mm स्क्वायर। सो यहाँ पे थर्ड सेक्शन पे भी, थर्ड पाथ पे भी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब एक और फोर्थ पाथ देखते हैं। फोर्थ पाथ विल बी, अगर हम यहाँ से चले इस तरीके से, हम बोल सकते हैं कि हम इस साइड डायगोनल में ऐसे आए, फिर हम डायगोनल में ऐसे आए, फिर हम डायगोनल में ऐसे आए, और फिर हम नीचे आ गए। तो इसको मैंने बोल दिया 4 हमारे इन बोल्ट्स का नाम था A, B, C एंड D। तो अगर आप देखें हमारे पास फॉर्मूला है
B minus NDH plus summation of PSI square upon 4GI into T minimum। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास N की वैल्यू कितनी है, कितने बोल्ट से हम क्रॉस कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो N की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल टू 4। फिर हमारे पास DH तो वही रहेगा, DH विल बी इक्वल टू 20 mm। PS की वैल्यू अभी भी 65 mm गिवन है और G की वैल्यू कितनी है, G की वैल्यू इज इक्वल टू 75 mm। तो अगर मैं देखूं तो इस केस में भी मैं कितने डायगोनल्स को क्रॉस कर रही हूँ, 1 2 एंड 3। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला हो जाएगा AN44 इज इक्वल टू 300 माइनस 4 बोल्ट है इंटू 20 प्लस कितने डायगोनल्स थे, 3 डायगोनल्स थे इंटू 65 का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 75 होल इंटू 3, सॉरी होल इंटू 8। तो अगर आप देखें ये फॉर्मूला जो है वो किसके सिमिलर है, इसके सिमिलर है। ऑल्दो जो हमारा पाथ है वो काफी डिफरेंट है, यहाँ पे हम बोल्ट ACEF से क्रॉस कर रहे हैं और इस केस में हम ACD से क्रॉस कर रहे हैं, पर क्योंकि हमारे नंबर ऑफ डायगोनल सेम है और वैल्यूज पिच और गेज की सेम है, तो हमारे पास आंसर भी क्या आता है, सेम आता है, क्योंकि बाकी चीजें सेम रह रही हैं। नंबर ऑफ बोल्ट सेम रह रहे हैं पाथ में, नंबर ऑफ डायगोनल सेम रह रहे हैं पाथ में। तो AN44 भी आपके पास कितना आ गया है, AN44 इज इक्वल टू 2098 mm स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं जो हमने 4 सेक्शंस सिलेक्ट करे थे उनकी वैल्यूज ये हमने कैलकुलेट करी है। अब इसमें से हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल सेक्शन निकालना है। क्रिटिकल सेक्शन मतलब जिस सेक्शन पे लीस्ट नेट इफेक्टिव एरिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लीस्ट नेट इफेक्टिव एरिया कहाँ पे आता है, लीस्ट नेट इफेक्टिव एरिया आता है AN22 पे। तो सेकेंड क्रॉस सेक्शन जो हमारे पास बन रहा है वो क्या आ रहा है, लीस्ट इफेक्टिव एरिया ऑब्टेन कर रहा है, इसीलिए हम इस सेक्शन को क्या बोलेंगे, इस पाथ को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सेक्शन। तो इसको या क्रिटिकल पाथ, तो इसका नाम हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन। तो ये सेक्शन है जिसपे हमारी जो प्लेट है वो सबसे पहले फेल करेगी। और ये क्रिटिकल सेक्शन हमने कैसा बनाया था, ये क्रिटिकल सेक्शन हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन कौन सा आ गया है, ये इस तरीके से ऐसे गया AC और फिर D जो ग्रीन में हमें दिखाई दे रहा है। दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन जिसके अलोंग हमारा जो प्लेट है वो फेल करेगी। So this is how you calculate net sectional area and tensile strength of a plate। एक बारी आपके पास AN की वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है, TDN के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 0.9 इंटू AN इंटू FU अपॉन गामा MB1, और इसके साथ इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू सिंपली T, ये तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, TDN की वैल्यू आ जाएगी। So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.